देयर इज ऑलवेज वन सब्जेक्ट जो आपका प्रिपरेशन में वीक बन के रह जाता है। मेरे केस में वो केमिस्ट्री था। तो आफ्टर माई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था एंड दैट इज़ वाई इन माई ड्रॉप ईयर आई डिसाइडेड कि मेरे को केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। सो आई वॉच्ड मेनी अकेडमी लेक्चर्स एंड ऑल्सो टॉक टू माई टीचर्स एंड दिस हेल्प मी अलॉट टू ओवरकम माई फियर ऑफ केमिस्ट्री एंड गेन 99.93 परसेंटाइल इन IIT JEE Mains। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तन्मय अग्रवाल है। आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। तो ये मेरा रिजल्ट रात को आया था। तो मेरे फ्रेंड का कॉल आता है कि है ना, अब रिज़ल्ट ऑनलाइन आ चुका है, तो आप रिज़ल्ट आते ही आप देख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ चेक कर रहे होते हैं। मैं बहुत देर तो पहले बैठा रहा कि है ना, मेरा टर्न कब आएगा रिज़ल्ट देखने का। फिर मैंने अपना पासवर्ड और ID डाला तो पता चला कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया एंड आई वॉज शॉक्ड आफ्टर सीइंग द रिज़ल्ट। मैंने एक बार वापस चेक करा कि कहीं मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल तो नहीं देख रहा, और फिर पता चला कि मैं सही था। और अंदर से बहुत खुशी भी हो रही थी कि जो मेहनत करी है वो आज रंग लाई। और फिर मैंने अपनी पेरेंट्स और फ्रेंड्स को कॉल करा एंड दे वर वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग माय रिजल्ट। तो मैंने पहले अपनी मम्मी को कॉल करा था। तो मम्मी तो जैसे मैं अपने ऊपर वाले रूम में था तो मम्मी की एकदम से नीचे से आवाज़ आई कि वाह, इतना अच्छा रिजल्ट आया। और वो मतलब बहुत खुश, बहुत हैप्पी मूड में थी उस रिज़ल्ट को देखने के बाद। तो मेरा चाइल्डहुड बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे जैसा था। तो मैं अपने समर वेकेशंस की बहुत डेस्परेटली वेट करता था क्योंकि मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था। तो यहाँ समर वेकेशंस में बहुत सारे समर कैंप्स लगते थे, तो वहाँ पर आप बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल सकते थे। तो मेरे को बैडमिंटन क्योंकि बहुत पसंद था, तो मैं वहाँ पर रोज़ की क्लासेस होती थी, वहाँ जाता था। तो मैंने अपनी 1st से 12th की पढ़ाई अपने जयपुर के ही भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल से करी थी। तो जब मैं छोटा था तब तो मैं ऑटो से ही जाता था। तो ऑटो में भी मेरे बहुत अच्छे 2-3 दोस्त थे, तो हम उधर साथ में क्लासेस में जाते थे और बहुत सारी बातें करते हुए जाते थे मतलब। तो और हर बच्चे की लाइफ में उसका स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम जैसे साइंस के स्टूडेंट थे तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे, जैसे ओलंपियाड्स हो गए और साइंस फेयर्स हो गए हमारे। तो उससे एक तो टीचर से इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो गया था हमारा। जब हम टीचर से इंटरेक्शन अच्छा हुआ तो उन्होंने हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में बहुत मदद करी थी। मेरे फेवरेट टीचर मेरे फिज़िक्स के टीचर हुआ करते थे। तो वो हमको एक तो बहुत मोटिवेट करते थे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आगे लाइफ के बारे में। और हम जैसे अपने कोचिंग का भी मटेरियल वहाँ स्कूल में सॉल्व करते थे। तो एक तो दोस्त है ना के बीच में कंपटीशन चलता रहता था कि कौन पहले क्वेश्चन करेगा। तो एक मतलब पूरी क्लास में हमारी एक यूनिटी बनी रहती थी अच्छे से। और फिर हम अपनी स्कूल ख़त्म होने के बाद हम पास की कैंटीन में वहाँ जाके खाना खाते थे, मतलब कुछ स्नैक्स खाते थे, और इससे हमारा टेंशन बहुत रिलीज़ होता था। मैं आज भी अपनी स्कूल लाइफ बहुत मिस करता हूँ। तो और जो बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और स्कूल में हैं, तो मैं बोलूँगा कि अपने स्कूल को मतलब बिल्कुल साइड मत करो। कुछ बच्चे होते हैं जो है ना बिल्कुल कोचिंग पे ध्यान रखते हैं और ध्यान देते हैं और स्कूल को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि एक बार स्कूल के दिन चले गए तो आप फिर जब स्कूल से निकलोगे ना तब सोचोगे कि काश मैं थोड़े दिन स्कूल और चले जाता। 9th-10th में तो मैं बहुत ही नॉर्मल सा बच्चा था। जो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी पर मैं इतना सीरियस नहीं था उस वक्त। तो मुझे मतलब JEE का मतलब भी नहीं पता था क्या होता है। तो उस वक्त तो हमारे यहाँ से कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स होते थे, जैसे कुछ छोटे मोटे से ओलंपियाड्स हो गए जो स्कूल लेवल्स में ही होते थे। और उस वक्त तो मैं अपनी क्लास की शायद टॉप 5 रैंक में भी नहीं चलता था। तो पर मैं समझ गया था कि JEE है ना एक बहुत बड़ी मैराथन होने वाली है, इसलिए मैं 11th से ही बिल्कुल शुरू हो गया था JEE के लिए। मेरा हमेशा से ही फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है। एक तो क्योंकि मैथ्स में आपको कुछ रटना नहीं पड़ता, सारा लॉजिकल होता है। और एक जो आपको एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करके जो आपको एक दिमाग में किक मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होती है। वो आपको कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे ले जाती है, जो आपको ज़रूरत भी पड़ती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होते हो। और एक थोड़े सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो मुझे लगता है कि काश नहीं होते मेरे स्कूल के टाइम पे। जैसे मुझे SST बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक तो उसमें हिस्ट्री, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते थे उसमें और सारे रटने पड़ते थे। उसके बाद केमिस्ट्री में मुझे इनऑर्गेनिक जैसे उसमें भी पूरा रटना पड़ता है। तो अब वो तो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया मेरे लिए, पर अब काश ये दोनों सब्जेक्ट मेरे स्कूलिंग टाइम में नहीं होते तो मतलब मेरे को शायद और मज़ा आता अपने स्कूलिंग टाइम में। तो मेरी फैमिली में भी कोई साइंस स्ट्रीम से था नहीं, मेरी फैमिली में एक्चुअली सारे कॉमर्स स्ट्रीम से ही है। तो अगर जैसे मैं किसी क्वेश्चन में अटक जाऊँ या किसी कॉन्सेप्ट में अटक जाऊँ तो मेरे पास कोई ऐसे
डिस्कस करने के लिए कोई था नहीं, तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर मी। पर फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट करा कि अगर मुझको फिज़िक्स और मैथ्स पसंद है तो मुझे जाना साइंस स्ट्रीम की तरफ ही चाहिए। जब मैं अपनी 10th की एंडिंग में था, तो हम सारे फ्रेंड्स है ना एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि अब कौन सा सब्जेक्ट ले, अपन एक दूसरे को क्या पसंद है। तो इस वक्त ही मैंने डिसाइड करा था कि मुझे लेना साइंस स्ट्रीम ही है। इनिशियली मैं एक एवरेज से, मतलब जो एवरेज बच्चे के मार्क्स आते थे वही रहता था, क्योंकि मैं उस वक्त है ना सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करता था। मैं मार्क्स के पीछे इतना नहीं भागता था। पर मैं 11th में समझ गया था कि 11th-12th में थोड़ा सा हॉबी को है ना साइड में रखो और है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ ही स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी मुझे। ही इज़ अ वेरी डिसेंट, वेरी डिसिप्लिन चाइल्ड, ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट्स। मतलब इसको कुछ भी बोल दो, आधी रात को भी बोल दो तो ये उठ के 1 सेकंड में तैयार है कुछ भी काम के लिए, और हमेशा स्टडीज़ के लिए अपने हिसाब से उठता है, अपने हिसाब से सोता है। कभी मम्मी को पैम्पर नहीं करना पड़ता, आप उठो और पढ़ाई करो, कभी नहीं बोलना पड़ा मुझे। और इसने मुझे बोला कि मम्मा मैं क्या करूँ, 10th के बाद ये कंफ्यूज हुआ कि मैं क्या करूँ, मेरे को कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए। फिर मैंने इसकी काउंसलिंग करवाई, तो इसको फिर लगा कि हाँ मैं साइंस लेता हूँ। मैंने इसको समझाया कि बेटा एक बार मेहनत करके देखो, अगर आपने 6 मंथ्स में कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप चेंज कर लेना। तो इसने उस चीज़ को एक बार 6 मंथ्स इसने करके देखा, तो इसका बैकग्राउंड मतलब बहुत अच्छा रहा। इसको समझने आने लग गया कि हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, और इसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया। और इसके टीचर्स ने भी इसकी इतनी तारीफ़ करी है कि ये बच्चा बहुत डिसेंट और बहुत ही रेस्पॉन्सिबल बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। क्लास का टॉपर रहा हुआ है ये। अपने एग्ज़ाम्स में इसने मतलब कभी हमको ये नहीं कहा कि मम्मा मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसने अपने हिसाब से सॉल्व किया हर चीज़। इसने कभी हमको नहीं कहा कि मम्मा मेरे को ये चीज़ में दिक्कत आ रही है, कि है ना मम्मा मैं ये नहीं कर सकता, मम्मा वो नहीं कर सकता। इसने जो भी करना था अपने टीचर से कंसल्ट करके कैसे भी करके अपने हिसाब से किया है। हमने सिर्फ फीस पे किया, हमने इसको कुछ भी शुरू में इसको काउंसलिंग करवाई है और कुछ भी नहीं किया, हमारी कोई हेल्प नहीं है, लेकिन इसने अपने बेस पर सब कुछ हेल्प करा है। तो मुझे पता था कि मुझे इस जेईई के एग्ज़ाम से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, इसलिए सब लोग शायद जेईई का एग्ज़ाम देते हैं। मोरओवर ये आपकी एक तो मेंटल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि जेईई का एग्ज़ाम सिर्फ आपको एकेडमिकली टेस्ट नहीं करता, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को देखेगा और आपकी स्पीड को देखेगा, और आप नए क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हो ये सब आपको चेक करेगा। तो ये ओवरऑल आपको सिर्फ एकेडमिकली नहीं, पूरा ओवरऑल आपको पूरा स्ट्रेंथन करता है ये। और एक तो जेईई आपसे पूछता भी है ना मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, तो उसकी तरफ मेरा लव और बढ़ गया था। इसलिए एक तो जेईई एक पूरी मैराथन है, 2 साल की पूरी प्रिपरेशन है। तो उस वक्त मुझे बहुत बार बर्नआउट आया था कि मन करता है कि अब तो छोड़ दो, अब तो नहीं हो रहा। तो उस वक्त संभलना बहुत ज़रूरी था। उस वक्त पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने सपोर्ट करा, टीचर्स ने सपोर्ट करा, इसलिए इस चैलेंज को मैं ओवरकम कर पाया। हमारे टीचर्स ने हमको ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का एक तरीका बताया था। उन्होंने बोला था कि तुम जितनी भी मूवीज़ अभी मिस कर रहे हो उनको एक नोट कर लो, एक पेपर में नोट कर लो, और जब तुम एक अच्छे कॉलेज पहुंच जाओ तो एक बार सबको देख डालना। तो ये तरीका हमको हमारे टीचर्स रिकमेंड करते थे कि आप कैसे इन डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा दूर कर सकते हो। तो मेरे को अनअकैडमी के बारे में यूट्यूब चैनल से ही पता चला, क्योंकि अनअकैडमी आपको फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करती है बहुत सारा। तो और वो ऐसा नहीं है कि है ना कि फ्री है तो है ना कैसा भी कंटेंट प्रोवाइड करेगी, वो भी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट होता है। तो क्योंकि 2020 में तो पूरा पैंडेमिक आ गया था और सारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, और अनअकैडमी ऑनलाइन में बेस्ट है, इसलिए मैंने उस वक्त उसका सब्सक्रिप्शन खरीदा और उसने मेरी जेईई प्रिपरेशन में बहुत मदद करी। कोटा के बेस्ट फैकल्टी आपको अपने मोबाइल के अंदर मिल रहे हैं, मतलब आपको बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ रहा, आप अपने घर के कंफर्ट से ही इन सबको अवेल कर सकते हैं। मोरओवर मैं अपने टीचर से भी व्हाट्सएप से कनेक्टेड था, तो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट करा इस जर्नी में, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़े दिनों बाद है ना जैसे ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत लो भी होता है, तो फिर वो अपने टीचर से बात करके वापस रिगेन करता है अपनी कॉन्फिडेंस को। टीचर्स ने मेरे को, जैसे मैं अपने टीचर से है ना व्हाट्सएप ग्रुप से अटैच था, तो क्योंकि बच्चों की जर्नी में है ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी बच्चों का मोटिवेशन बहुत डाउन साइड भी होता है। तो उस वक्त मेरे को एजुकेटर्स ने बहुत हेल्प करी अपना मोटिवेशन गेन करने के लिए वापस। मेरी जर्नी में अनअकैडमी का बहुत बड़ा रोल था।
अनअकैडमी में आपको बहुत सारे DPPs, टेस्ट और सब्जेक्ट नोट्स मिल जाते हैं, तो आपको कंटेंट की कमी कभी प्रोवाइड ही नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे पास अभी कंटेंट कम है। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गई थी मेरी। इसके अलावा एक तो टीचर्स, आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको शायद 15-20 साल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पहले से पढ़ा रहे हैं, तो उनको एक तो बच्चे का टेस्ट पड़ता है कि इसको क्या करना चाहिए, और वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि उनकी बच्चों ने क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी, वो एक साथ आपको सम अप करके आपको बताते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अनअकैडमी में वीकली टेस्ट होते थे, तो उससे मैं अपने प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकता था कि मैं कितना पानी में हूँ और मुझे कितने और तैयारी करनी है अभी। और फिर हमको टीचर्स बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देते थे, तो उससे मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, मतलब उनकी सम अप करके मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई, जिससे मुझे एग्ज़ाम में बहुत यूज टू फील हुआ कि मैं आराम से इसको दे सकता हूँ। मतलब अगर अनअकैडमी नहीं हो पाती तो इतनी स्मूथली जो मैं अपनी प्रिपरेशन कर पाया हूँ, इतनी आसानी से जो मेरा ये जो टाइम निकल गया जर्नी का, जो बहुत हार्श टाइम होता है बच्चों के लिए, वो शायद नहीं हो पाता। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब स्टार्ट करते हैं तो वो बुक से पीछे ज़्यादा भागते हैं और अपने मटेरियल पे कम ध्यान देते हैं। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा था। मैं पहले अपना मटेरियल ही सॉल्व करता था, फिर ही मैं अगर मुझे लगता था कि ये कंटेंट मुझे थोड़ा कम मिला है, तभी मैं दूसरी बुक्स पे जाता था। तो अब 11th और 12th जब तक कोर्स ख़त्म नहीं हुआ तब तक यही पूरा प्रोसीजर चलता रहा। अब जैसे 12th का कोर्स ख़त्म हो जाता है, फिर आपके पास बहुत फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि आपकी कोचिंग अब थोड़ी कम लग जाती है और आपके पास फ्री टाइम होता है। तो उस वक्त मैंने बहुत सारे पेपर्स दिए। अब आपका जैसे टाइम 9 to 12 और 3 to 6 होता है, तो मैंने इन्हीं स्लॉट्स में पेपर दिए थे, जिससे मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हुआ। अब आपकी जब 12th के क्लास कोर्स ख़त्म हो जाता है, तब आपको ये पूरा रिवाइज़ करना पड़ता है। तो मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, जिससे मैंने अपने पॉइंट्स वो हाईलाइट करके रखे थे कि मुझे इन पॉइंट्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे मेरा रिवीजन बहुत जल्दी हो गया था। जैसे मेरा वीक के सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, तो मेरे को एक तो इनऑर्गेनिक में बहुत जल्दी मेरे दिमाग से इवैपोरेट हो जाती थी, तो मुझे उसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता रहता था। तो जैसे जब आखिरी टाइम आ गया था, जो मतलब एग्ज़ाम बहुत पास था, तब तो मैं ज़्यादातर केमिस्ट्री देता था। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम आने वाला है तब मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, तो मैं 5 घंटे तो केमिस्ट्री को देता था, क्योंकि केमिस्ट्री में जो आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हो, ऑर्गेनिक पढ़ते हो, वो आपके दिमाग से बहुत जल्दी इवैपोरेट हो जाती है, तो आपको वो बार बार रिवाइज़ करनी पड़ती है। जब आप है ना बहुत टाइम तक कुछ रखने की चीज़ करते हो, जैसे आप बहुत देर से ऑर्गेनिक कर रहे हो, इनऑर्गेनिक कर रहे हो, तो इनको मैं शुरू में सुबह में ही निपटा देता था, क्योंकि फिर अगर आप सबसे बोरिंग काम अगर आप सुबह ही कर लेते हो, तो फिर आप पे मतलब एक मेंटल बर्डन नहीं रहता पूरे दिन। तो मैं ये काम शुरू में, मैं अपनी इनऑर्गेनिक शुरू में ख़त्म कर देता था, और ऑर्गेनिक को मैं बीच में रखता था, क्योंकि इनऑर्गेनिक के बाद मुझे मतलब बहुत दिमाग जैसे बहुत हीटअप हो जाता था। तो उसके बाद मैं कुछ या तो मैथ्स करता था या फिज़िक्स करता था, जिससे दिमाग थोड़ा वापस शांत हो जाए। उसके बाद जैसे मुझे ऑर्गेनिक में थोड़ी कमी पसंद थी, उसके बाद मैं अपने ऑर्गेनिक उठाता था और उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करता था। और इसके अलावा जैसे आप बहुत दिन ऐसे होंगे जब आप पूरे दिन में स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, तो उस वक्त या तो आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताएं। तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता था। जैसे शाम हम कभी कभी कार्ड्स खेल लेते थे रात को, कि जिससे पूरा स्ट्रेस मेरा निकल गया। मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर वॉक करने चला गया थोड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चल जाए, पर जैसे हाफ एन आवर ऐसे कर लो, जिससे आपका जो दिन में पूरा स्ट्रेस आप में आया वो पूरा रिलीज़ हो जाए और आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सको। मेरा सारे एस्पिरेंट्स को यही मैसेज है कि एक तो जेईई बहुत बड़ी एक मैराथन है, तो उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जैसे पीरियोडिक टेस्ट हुए, उसमें आपके मार्क्स कम हुए, तो बच्चे बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। तो उसको आप जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो उससे आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी छलांग एक बार आप लगाओगे तो शायद आप नहीं पहुंच पाओ उस डेस्टिनेशन पे। दूसरा पॉइंट एक तो ये और बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो इतना मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता ये जो मैंने डाउट मार कर रखा है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है भी या
तो मैं ये बोलूँगा कि पहले आप एक मटेरियल पे स्टिक करें, अगर वो ख़त्म होए तभी आप नई बुक्स पे जाएँ। ये अपनी यंगर सिस्टर, ब्रदर और एल्डर सिस्टर की भी बहुत हेल्प करता है। मतलब बहुत हेल्पफुल बच्चा है ये कभी किसी को मना ही नहीं करता किसी भी काम के लिए, चाहे इसको कितना भी काम हो, इसको कुछ भी काम हो, लेकिन ये कभी किसी को मना नहीं करता है काम के लिए। हर चीज़ में मतलब बहुत अटेंटिव रहता है। एक्सरसाइज करनी हो तो अपने मतलब डिसिप्लिनली करेगा, ये नहीं कि आज नहीं करी कल नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर काम बहुत अटेंटिवली और बहुत रेगुलरली करता है। ओके, एक्चुअली तन्मय का स्ट्रेस रिलीज़ करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई छोटी सी भी चीज़ इसको दे देती थी ना मैं। इनफैक्ट मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है, ये हमेशा मुझे वहाँ से पिकअप करता है, मुझे वहाँ से लेकर भी आता है, चल दीदी आई विल हेल्प यू। मतलब मेरे ऑफिस आवर्स में भी इसने मेरी इतनी हेल्प करी है कि दीदी चल आई विल ड्रॉप यू। मतलब मुझे एक्टिवा चलाना नहीं आता था, लेकिन इसने मतलब मुझे ड्रॉप करके भी आता था, क्योंकि कार ले जाना मेरे ऑफिस में बार बार लेके जाना, पार्किंग वगैरह इश्यूज हो जाते थे, तो वरना ये मुझे एक्टिवा से ड्रॉप करके आता था और फिर घर आके पढ़ाई करता था। तो मैं इसके लिए सीरियसली एक इसका फेवरेट आइसक्रीम का कूपन लेके जाती थी कि है ना, ये फाइनली हम सब लोग साथ में पाँचों मिलके बैठ के खाते थे। एंड वी प्ले कार्ड्स एंड बैडमिंटन ऑल्सो। मैं यही कहूँगी दूसरे और बच्चों के लिए, बेटा आप मेहनत करो, मेहनत करने के साथ साथ आपको खुद को ही उस चीज़ में अटेंटिव रहना पड़ेगा। पेरेंट्स आपके सिर्फ तो चीज़ के पेरेंट्स समझते हैं कि साइंस क्या चीज़ है, वो हेल्प कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आपको खुद को ही अटेंटिव रहना पड़ेगा इस चीज़ में। आपको खुद को अपने हिसाब से उठना है, अपने हिसाब से सोना है, अपने हिसाब से मेहनत करनी है। पेरेंट्स सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको खुद को इस चीज़ के लिए आगे बढ़ के आपको खुद को पेरेंट्स से कहना पड़ेगा कि हाँ पापा ये करो या मम्मा ये करो। तो पेरेंट्स आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको खुद को अटेंटिव और खुद को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जो भी एस्पिरेंट्स ये मेरा एपिसोड देख रहे हैं, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। और अगर आप पूरे फोकस से एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसको फॉलो करते हो, तो आप भी मेरी तरह फाइनल डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचेंगे।